हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 आईसीएसई हिस्ट्री का टॉपिक द खिलजी डायनेस्टी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द खिलजीज वेर ऑफ द तुर्किश अफगानी ओरिजिन। ये जो खिलजीज भारत में आए थे ये बेसिकली तुर्की और अफ़गान ओरिजिन के थे, मतलब मूल रूप से वे तुर्किश या अफ़गानी थे। और इनकी डायनेस्टी शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी के ख़त्म होने पर। स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, 1290 में ये डायनेस्टी समाप्त होती है। फिर खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत होता है भारत के अंदर। ओके, जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ओके, इस डायनेस्टी का जो नींव रखा है, जो फाउंडेशन रखा है, वो जलालुद्दीन खिलजी ने रखा है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। लेकिन उनके शासनकाल में ये डायनेस्टी उतनी पॉपुलर प्रोमिनेंस गेन नहीं कर पाई जितना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुआ। दिस डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेजन्स। इस डायनेस्टी के शासनकाल में बहुत से इन्वेजन्स कंट्री के अंदर हुए थे और कंट्री के अंदर बहुत सारे इंटरनल रिबेलियंस हुए थे। जो राजा महाराजा देश के अंदर आपस में ही लड़ रहे थे, उनके अंदर एकता नहीं दिख रही थी और बहुत सी इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। जैसे किसानों की और छोटे वर्ग के लोगों की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी। दिस रूल एंडेड इन 1320 CE। CE मतलब कॉमन एरा, व्हेन घियासुद्दीन तुगलक ओवरथ्रू द लास्ट खिलजी रूलर। तो इस डायनेस्टी का, इस वंश का समापन 1320 CE को होता है, जब घियासुद्दीन तुगलक आखिरी खिलजी शासक को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से, जिनका शासनकाल रहा 1290 से लेकर 1296 CE तक। CE मतलब कॉमन एरा। सो जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी एंड ही केम टू पावर। उन्होंने शासन कैसे हासिल की? ही केम टू पावर बाय डिफीटिंग द लास्ट स्लेव डायनेस्टी रूलर। स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, उनको हराकर वो पावर में आते हैं। He is known for his lenient मतलब वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट एंड काइंड नेचर। तो वो बहुत ही काइंड रूलर थे, लोगों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आते थे और बहुत ही जेनरस दानवीर व्यवहार था उनका। विच सम ऑफ द नोबल्स कंसिडर्ड वीक। कुछ नोबल्स जो नवाब थे उनको ये बिहेवियर थोड़ा कमज़ोर शासक का लगता था। उनके शासनकाल में और क्या क्या हुआ वो देखते हैं। ही डिफीटेड अ मंगोल इन्वेजन नियर लाहौर इन 1292 CE। कुछ मंगोलियन रूलर्स इनके शासनकाल में भारत में दाखिल होने का प्रवेश करते हैं, भारत पर हमला करते हैं और लाहौर में जो मंगोल्स का आतंक होता है, अटैक होता है, उनको ये परास्त कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं 1292 CE में। ही ऑल्सो सप्रेस्ड रिबेलियंस बाई सम नॉबल्स लाइक मालिक चाचू। कुछ एक रिबेलियन थे, विद्रोही दल थे, जैसे कुछ नोबल मैन थे, नवाब थे, लाइक मालिक चाकू। तो उनके भी बढ़ते हुए कदम को इन्होंने रोका। ना व्हाट वाज हिज वीकनेस, उनके अंदर कमज़ोरी क्या थी? उनका सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उनकी फॉरगिविंग नेचर। वो किसी को भी बहुत आसानी से माफ़ कर देते थे। ये फॉरगिविंग एटीट्यूड, वो दुश्मनों को बख्श दिया करते थे। पकड़ तो लेते थे, बंदी बना लेते थे, लेकिन फिर उनको बख्श देते थे, किसी को मारते नहीं थे। तो इस जेंटल नेचर की वजह से या बहुत ही ज़्यादा हम्बलनेस, पिटी, सिंपैथी, ये इस नेचर की वजह से वो एक बहुत कमज़ोर शासक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि उनके इसी नेचर की वजह से उनका जो रूल है बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। उनकी मृत्यु कैसे होती है? उनकी मृत्यु होते हैं उन्हीं के नेफ्यू द्वारा, उन्हीं के भांजे द्वारा, उन्हीं के नेफ्यू एंड सन इन लॉ द्वारा उनकी मृत्यु होती है। तो वो कौन है जो इनकी हत्या करते हैं? उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उनकी हत्या होती है 1296 CE कॉमन एरा, कारा नाम की जगह के पास में। तो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उनके नेफ्यू भी हैं और सन इन लॉ भी हैं, उन्हीं के हाथों उनकी हत्या हो जाती है। फिर अगला शासन जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी का होता है। सो लेट्स लर्न अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 CE तक होता है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ऑल्सो वेरी फेमस एंड पॉपुलर खिलजी रूलर। ही वॉज नोन फॉर हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स। अपने मिलिट्री कलाकारी के लिए जो कारनामा वो मिलिट्री का करते थे
जिस तरह के लड़ाई बैटल वो लड़ते थे, ओके, और जितनी जगह पर उन्होंने जीत हासिल की और कब्ज़ा किया, उसके लिए वो बहुत पॉपुलर हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमी में उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है बहुत ही एफिशिएंट, फेयर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। अगर जलालुद्दीन के साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया जाए तो खिलजी डायनेस्टी को ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा पॉपुलर बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का ज़्यादा रोल है, न कि जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर थे। बाकी उनके की अचीवमेंट्स को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा किया था 1299 1299 सीई में। ही कैप्चर्ड फ्रॉम द वाघेला रूलर, ओके, वहाँ के जो वाघेला रूलर थे रायकरण, ओके, उनसे उनकी सिंहासन को, उनके राज्य को छीन लिया था। ही ऑल्सो गेंड अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स, ओके, जो व्यापार या व्यवसाय करने का जो मार्ग है, वहाँ से वो कई सारी संपत्तियों को लूटते हैं और उन पर कब्जा करते हैं। फिर उनका अगला निशाना था रणथंबोर। रणथंबोर पर भी उन्होंने हमला किया था 1301 सीई को, ओके, 1301 सीई। ही डिफीटेड द राजपूत रूलर हामिर देवा आफ्टर अ लॉन्ग अटैक, ओके। तो रणथंबोर जो राजस्थान में है, वहाँ के जो राजपूत रूलर हामिर देवा है, उनको वो हराते हैं। फिर उनका अगला टारगेट होता है चित्तौड़। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है 1303 सीई को, 1303 सीई को, ओके। चित्तौड़ में वो राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ पर अटैक करते हैं। चित्तौड़ में अटैक करने का मूल कारण था उनका जो अट्रैक्शन है रानी पद्मिनी की तरफ, ओके। फिर उनका नेक्स्ट जो अटैक होता है वो मालवा में होता है, मालवा में 1305 में, ओके। परमार किंगडम में वो हमला करते हैं और उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल इंडिया में जो है वो अपने नाम करते हैं। फिर साउथ इंडिया पर भी उनका कब्ज़ा होता है। साउथ इंडिया में वो कब्ज़ा करते हैं 1307 से लेकर 1311 सीई के अंदर। उनका बहुत ही काबिल जनरल मालिक कफूर, उनको वो भेजते हैं साउथ इंडिया में कुछ एक इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए, जैसे देवागिरी, जहाँ जो कि यादवस का गढ़ हुआ करता है, वरंगल जो काकतीयस का गढ़ था, होयसाला और पांड्या किंगडम पर हमला करने के लिए भेजा था। दिस रीजन्स पेड ट्रिब्यूट बट वेर नॉट डायरेक्टली रूल्ड, ओके। ये सारे रीजन्स उनको ट्रिब्यूट देते थे, लेकिन इन पर ये लोग सीधे सीधे शासन नहीं कर पाए थे। फिर मंगोल का भी हमला होता है उन्हीं के शासनकाल के दौरान, ओके। मंगोल्स कुछ मंगोलियन जो रूलर्स हैं वो इंडिया में घुस आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने उनके अटैक्स को, मंगोल अटैक को परास्त कर दिया था, ओके, हरा दिया था बाय स्ट्रेंथनिंग फोर्ट्स। उन्हें बड़े बड़े किले बनवाए थे, फोर्ट्स बनवाए थे, ओके, और साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी उन्होंने अपने साथ तैयार रखी थी ताकि जब भी मंगोलियन अटैक हो तो उन पर काबू पाया जा सके। फिर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो 1316 सीई में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है ड्यू टू इलनेस। वो लंबे समय से बीमार चलते हैं और आखिर में, ओके, जब उनका कोई सक्सेसफुल उत्तराधिकारी नहीं होता शासन को चलाने के लिए, तो इसी पीड़ा में, इसी दर्द में उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके राज्य का कमान संभालता है उनका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका शासनकाल होता है 1316 से लेकर 1320 तक, ओके। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है और ये पावरफुल रूलर बनता है, ओके, लेकिन उनका शासनकाल कम समय के लिए रहता है। लेकिन ये अपने पिता की तरह सक्षम और स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। ही वॉज अ वीक एंड अ वेरी इनएफिशिएंट रूलर। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी उनके अंदर बिल्कुल कम थी, ओके। उन्होंने कई सारे कैदियों को आज़ाद कराया और जो अलाउद्दीन ने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस किए थे, उन रिफॉर्मेशंस को भी इन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके राजमहल में बहुत अफरा तफरी मच गई, ओके। नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप हो गया। उनको कई तरह से विद्रोह झेलना पड़ा, ओके। अलाउद्दीन जितने एफिशिएंट थे उतने एफिशिएंट उनके बेटे नहीं थे। उनके बेटे को बहुत जगह से रिबेलियन यानी कि विद्रोह झेलना पड़ता है, कई लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, खास करके देवगिरी के अंदर 1317 सीई में इनके बेटे का भी मर्डर किया जाता है, ओके, उन्हीं के भरोसेमंद आदमी के द्वारा, जिसका नाम है खुसरो खान। खुसरो खान के हाथों मुबारक शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं, उनकी हत्या हो जाती है 1320 सीई के अंदर, ओके, और यहीं पर खिलजी डायनेस्टी का समापन हो जाता है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें खिलजीज का, ओके, द खिलजीज स्पेशली अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उनका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब किसी एक सेंट्रल प्लेस से वो पूरे देश पर एडमिनिस्ट्रेशन या शासन करते थे और बहुत एफिशिएंटली करते थे।
और बहुत ही वास्ट एम्पायर पर उनका कंट्रोल था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द सुल्तान वॉज द सुप्रीम ऑथोरिटी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान एक सुप्रीम ऑथोरिटी माना जाता था। ओके, एंड कंबाइनिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रिलीजियस पावर। उनके पास पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है और रिलीजियस पावर है। अ काउंसिल ऑफ नोबल्स, बहुत सारे नोबल के एक काउंसिल बनते थे जो राजा के लिए एडवाइज़र होते थे। ओके, उनको कहा जाता था मजलिस ए खिलावत। ओके, मजलिस ए खालवत, जो कि सुल्तान को एडवाइस देते थे। ये काउंसिल ऑफ नोबल्स सुल्तान को एडवाइस देते थे। इनमें कुछ की ऑफिसर्स भी थे, जैसे वजीर। वजीर का काम होता था फाइनेंस और रेवेन्यू को मैनेज करना। दीवान ई अर्ज, दीवान ई अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट का मुखिया होता था, हेड होता था। दीवानी इंसार, ओके, जो रॉयल मामले हैं, शाही मामले दरबार के, उनको देखता था। दीवानी रिसालत, दीवानी रिसालत धार्मिक और विदेशी मामलों को देखता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। पूरे एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा गया था, छोटे रीजन्स में बांटा गया था, जिनको इक्तास कहा जाता था। IQTAS, इक्तास। और इक्तास पर शासन होता था मुक्ति या इक्तेदार का। गवर्नर्स वेर क्लोजली मॉनिटर्ड टू प्रिवेंट रिबेलियंस। तो जो भी गवर्नर थे वहाँ के, उनके काम की बहुत करीबी से देख रेख की जाती थी ताकि कोई उनका विद्रोह न कर पाए। अलाउद्दीन अपॉइंटेड लॉयल ऑफिसर्स एंड स्पाइसेस टू एंश्योर कंट्रोल। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनका मेन सोर्स ऑफ कमाई का जो सोर्स ऑफ इनकम था, दैट वॉज लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड से इनकी कमाई होती थी। एंड दिस वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब किसान की जो फसल जो उगती थी और बाज़ार में जो उसकी कीमत होती थी, उसका 50% हिस्सा रेवेन्यू के रूप में, ओके, अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता था। अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड मेजरमेंट सिस्टम, जिसको कि जब्ती सिस्टम बोला गया था। ओके, वो उन्होंने शुरू की ताकि इसकी मदद से टैक्सेशन को डिटरमाइन किया जाए। ओके, टैक्स का वैल्यू डिटरमाइन किया जा सके। टैक्सेस वर कलेक्टेड इन कैश, जो भी टैक्स का कलेक्शन होता था वो कैश में होता था या काइंड में होता था, किसी कमोडिटी के फॉर्म में होता था। इट इंश्योर्ड अ स्टेडी इनकम फॉर द स्टेट, टैक्सेस से स्टेट को रेगुलर इनकम मिलती थी। ओके, अलाउद्दीन मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड ही पेड देम इन कैश। अलाउद्दीन के पास एक बड़ी सी स्टैंडिंग आर्मी थी जो कभी भी लड़ाई के लिए तत्पर रहती थी। ओके, और अलाउद्दीन उन्हें कैश में पे करते थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द दाग सिस्टम, जो घोड़े पर निशान लगाने का सिस्टम होता है ताकि घोड़े की चोरी ना हो सके या घोड़े को कोई दूसरा राजा उठा कर न ले जाए। सो इसे दाग सिस्टम कहा जाता था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। और दूसरा सिस्टम था चेहरा। चेहरा मतलब सोल्जर की पहचान। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ सोल्जर्स, ताकि बाहर का सोल्जर्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके किंगडम के अंदर ना आ जाए और कोई सोल्जर उनको छोड़कर जा ना पाए या किसी किस्म का फ्रॉड जो है किसी सोल्जर के हाथों ना हो। इसलिए उन्होंने चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो बेईमान सोल्जर है उसकी पहचान की जा सके। ही ऑल्सो बिल्ट एंड रिपेयर्ड मैनी फोर्ट्स, कई सारे किले और मीनार और बड़े बड़े बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाए थे। जैसे एक है एग्जाम्पल सीरी है, अलाई दरवाज़ा है। ओके, ये सब उन्होंने बनाए थे अपने किले को मजबूत रखने के लिए, अपने राज्य को मजबूत रखने के लिए। फिर उन्होंने मार्केट में भी कुछ रिफॉर्म्स किए। ही इंट्रोड्यूस द प्राइस कंट्रोल्स टू मेक द गुड्स अफोर्डेबल। उन्होंने प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट के अंदर शुरू किया ताकि गुड्स को अफोर्डेबल और चीपली अवेलेबल कराया जा सके उनके सोल्जर्स के लिए और आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए। फिक्स्ड प्राइसेस फॉर एसेंशियल ग्रेन्स, जैसे चावल, दाल हुए, जो ग्रेन फूड ग्रेन्स हैं, क्लोथ हैं, कैटल हैं, इनके फिक्स्ड प्राइसेस रखे गए थे एसेंशियल फूड आइटम्स के लिए। फिर उन्होंने कई सारे मार्केट स्टैब्लिश किए जिनको कहा गया सहाना ई मंडी। ओके, सहाना ई मंडी, जहाँ पे मतलब जो फसलों का व्यापार होता था, फूड ग्रेन्स का व्यापार होता था। ही ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिसर्स, जिनको सहाना कहते थे, टू मॉनिटर द प्राइसेस एंड पनिश वायलेटर्स। प्राइस को मॉनिटर करने के लिए, कहीं प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है और जो उनके नियम को वायलेट कर रहे हैं उनको पनिश करने के लिए उन्होंने ऑफिस अपॉइंट किए थे जिनको हम सहाना कहते हैं। ही ऑल्सो एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाई थ्रू स्टेट ग्रैनेरीज, और उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई हो रेगुलर हो। द सुल्तान वॉज द हाइएस्ट जज। अगर जुडिशियल सिस्टम की बात की जाए तो सुल्तान को सबसे बड़ा जज माना जाता था, फॉलोइंग द इस्लामिक लॉ सरिया। ओके, इस्लामिक लॉ सरिया के मुताबिक जो जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा जज होता था वो सुल्तान होता था। काजी और मुफ्ती ये रिलीजियस और सिविल केसेस को हैंडल करते थे। जो धार्मिक और नागरिकों से जुड़ा हुआ मामला है वो काजी और मुफ्ती देखते थे। अलाउद्दीन एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ओके, तो उन्होंने बहुत कड़े नियम कानून बना रखे थे और सज़ा का प्रावधान भी करके रखा था और लोगों को दंड दिया जाता था अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते थे।
सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हिंदूज एंड नॉन हिंदूज। ओके, दो तरह की सोसाइटी थी। मुस्लिम्स स्पेशली नोबल्स एंड ऑफिसर्स वेर गिवन हायर पोजीशंस। जो मुस्लिम्स होते थे, नोबल मैन और ऑफिसर्स, ओके, जो नवाब होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको बड़े हाई पोजीशंस में रखा जाता था। हिंदू फॉर्म द मेजोरिटी। हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, बट दे वर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट। वो खेती में, ओके, व्यापार में और हस्तकला में लगे हुए थे। अलाउद्दीन इम्पोज द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर एक और टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसे जिजिया टैक्स कहते हैं। बट इस पॉलिसीज वेयर प्रैक्टिकल, नॉट ओवरली ऑप्रेसिव। ओके, लेकिन उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती थी। वो हिंदू से टैक्स तो कलेक्ट करते थे, लेकिन बाकी सुविधाओं भी हिंदुओं को दी जाती थी। इतने कठोर पॉलिसीज उनके नहीं होते थे। अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए तो एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो पूरी इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से ही चलाया जाता था। मतलब लोगों का खान पान, ओके, उनका गुजारा एग्रीकल्चर से होता था। और जो मेनली क्रॉप्स उगाए जाते थे, देवर व्हीट, राइस एंड बार्ली। ट्रेड फ्लरिश्ड, व्यापार फैला खास करके गुजरात और साउथ इंडिया में। और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, सामान भेजते थे विदेशों में, खास करके टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, मसाले। अलाउद्दीन्स मार्केट रिफॉर्म्स एंश्योर्ड अफोर्डेबल गुड्स फॉर ऑल। उन्होंने जो मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट में जो सुधार किया था, उससे सभी को अफोर्डेबल गुड्स, सस्ते गुड्स और अच्छे गुड्स मिलने लगे थे। रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें, द खिलजीज वेर द सुन्नी मुस्लिम्स। जो भी खिलजी डायनेस्टी के शासक थे, रूलर्स थे, वो सुन्नी मुस्लिम्स थे। और इस्लामिक स्कॉलर्स और सूफ़ी संत, जो भी वहाँ पे सूफ़ी सेंट्स उनके दरबार में होते थे, उनको पैट्रोनाइज करते थे, उनको रिवॉर्ड देते थे और उनको हर तरह से इनकरेज करते थे। सूफ़ी सेंट्स लाइक निज़ामुद्दीन औलिया, ओके, उन्हीं के समय जीवन काल में जीते थे। निज़ामुद्दीन औलिया जो फेमस सूफ़ी सेंट है, वो अलाउद्दीन के समय ही जिए थे। ही प्रोमोटेड पीस एंड हारमनी। उन्होंने पीस एंड हारमनी को प्रमोट किया था। हिंदूज प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली। हिंदूज़ को कोई रोक टोक नहीं थी। हालांकि शासन मुस्लिमों का था, बट हिंदूज प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली विदाउट एनी इंटरफियरेंस, दो देवर पेड एडिशनल टैक्सेस। लेकिन टैक्सेस का जो भार था, जो बर्डन था, वो हिंदूज़ के ऊपर ही ज़्यादा था। द खिलजीज पर्टिकुलरली अलाउद्दीन कंट्रीब्यूटेड टू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। आर्किटेक्चर में भी अलाउद्दीन का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए हैं, ओके, मॉस्क बनाए हैं, पैलेसेस बनाए हैं, और ये सारे इंडो इस्लामिक स्टाइल में डिज़ाइन किए गए हैं। खास करके जो की मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, उसमें एक नाम आता है सीरी फोर्ट का, SIRI, सीरी फोर्ट, जो कि अलाउद्दीन का कैपिटल दिल्ली के पास में था। ओके, सीरी फोर्ट वॉज अलाउद्दीन कैपिटल सिटी नियर दिल्ली। फिर दूसरा जो प्रमुख आर्किटेक्चर था, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, ALAI दरवाज़ा, गेटवे टू द कुतुब मीनार। ओके, कुतुब मीनार का ये एंट्री पॉइंट था, गेटवे था, कॉम्प्लेक्स। इट वॉज नोन फॉर इस आर्चेस, जो ऊपर आर्च डिज़ाइन बनाई गई थी, और कार्विंग्स, टेढ़े टेढ़े जो स्ट्रक्चर थे, आर्चेस एंड कार्विंग्स, उसके लिए जाना जाता था। और एक बहुत ही बड़ा पानी का टैंक था, वाटर टैंक था, जो कि अलाउद्दीन ने बनाया था पब्लिक यूज़ के लिए, ओके, लोगों के, कॉमन आदमी के यूज़ के लिए। उसे कहा गया था हाउज ई खास, हाउज ई खास। एंड ही ऑल्सो यूज्ड रेड सैंड स्टोन मार्बल विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस। तो जहाँ भी वो बड़े बड़े इमारत, फोर्ट्स, ओके, स्ट्रक्चर बनाते थे, वो रेड सैंड स्टोन और मार्बल का यूज़ करते थे। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबार में जो भाषा बोली जाती थी, वो पर्शियन थी। और यही पर्शियन भाषा शासन प्रणाली के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कहानियाँ और कविताएं लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता था। सबसे फेमस पोइट और स्कॉलर जो उनके कोर्ट में, उनके दरबार में उस समय पॉपुलर थे, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय ही उनके दरबार में थे। उनको हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, अमीर खुसरो जो फेमस पोइट है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। उन्होंने उन्होंने कुछ मुख्य कविताएं भी लिखी हैं, बहुत ही पॉपुलर कविताएं लिखी हैं, जैसे तुगलकनामा और खज़ाई उल फतू। तुगलकनामा और खज़ाई उल फतू। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हिंदावी, अर्ली हिंदी एंड म्यूज़िक, इन्वेंटिंग द सितार एंड द तबला। ओके, तो खिलजी का कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्र को भी उस समय पॉपुलर बनाया। हिस्टोरियंस लाइक जियाउद्दीन बरानी रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ द खिलजीस। अगर खिलजीस की और ज़्यादा हिस्ट्री जाननी हो तो हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी ने इसके बारे में और लिखा है। अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत हाई है। पेंटिंग्स और कैलीग्राफी को भी खिलजीस के दौर में बहुत ज़्यादा सराहाया गया था और इनकरेज किया गया था। द खिलजी डायनेस्टी डिक्लाइन आफ्टर अलाउद्दीन
डेथ। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद खिलजी डायनेस्टी पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। अलाउद्दीन की डेथ जो कि 1316 सीई में हुई थी, कॉमन एरा 1316 कॉमन एरा में अलाउद्दीन की डेथ हुई और उनके मरते ही खिलजी डायनेस्टी कमज़ोर पड़ गई और टूटने लगी, क्योंकि उनके बाद जो भी शासक आए थे वो बहुत कमज़ोर थे। उन्हीं के कमज़ोर शासकों में उनका एक बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, लेकिन बहुत ही कमज़ोर और वीक रूलर था। ही हैड फेस्ड रिबेलियंस बाय नोबल्स एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। बहुत सारे नोबल्स से विद्रोह उनको झेलना पड़ा था उनके बेटे को, और उनका जो मैनेजमेंट था और एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही इनएफिशिएंट और वीक मैनेजमेंट था, जिस वजह से वो अपने राज्यों को संभाल नहीं पाए। द फाइनल ब्लो, सबसे बड़ा ब्लो उनके राज्य को तब लगा जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है उन्हीं के काबिल ऑफिसर के द्वारा, भरोसेमंद ऑफिसर जिनका नाम है खुसरो खान। खुसरो खान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे, उनकी हत्या करते हैं 1320 सीई में। उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक अपनी एक नई वंश तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं। अब क्या क्या कंट्रीब्यूशन है खिलजी डायनेस्टी का? इन्होंने दिल्ली सल्तनत को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड किया और सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में आ गया था। उन्होंने इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव किए, और एक मॉडल बने आने वाले शासकों के लिए। और सबसे बड़ी बात थी मंगोल हमले को रोकना। मंगोल इन्वेजन को इन्होंने पूरी तरह से रोक दिया था, प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम फॉरेन अटैक। प्रोमोटेड कल्चर सिंथेसिस थ्रू आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, लिटरेचर को प्रमोट किया, साथ ही म्यूज़िक को प्रमोट किया। तो अब कंक्लूजन में हमें याद क्या रखना है कि जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वो है जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में 1290 सीई में इसकी फाउंडेशन होती है। इनके प्रोमिनेंट रूलर, जो फेमस रूलर है इस डायनेस्टी के, वह है अलाउद्दीन खिलजी, जिनका डायनेस्टी होता है, शासनकाल होता है 1296 से 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 सीई तक। और जो मेजर रीजन जो इन्होंने अपने कब्ज़े में किए थे उनमें आता था गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और साउथ इंडिया। फिर उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चर में किए, लैंड रेवेन्यू में किए, मार्केट में कंट्रोल किया, प्राइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मिलिट्री को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया। और जो इनके पॉपुलर कल्चरल आइकन्स थे वो थे अमीर खुसरो, और इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था। बस उनके बाद जो भी शासक आए वो बहुत कमज़ोर थे। द खिलजी डायनेस्टी वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इस डायनेस्टी के दौरान मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग हुई थी, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आई थी, और कल्चरल अचीवमेंट देखने को मिला था। तो बहुत सारे बोल्ड रिफॉर्म्स, सुधार और जो कब्ज़े किए गए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। हालांकि खिलजी डायनेस्टी का जो रेन है, जो शासनकाल है, उतना लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल डायनेस्टी ये हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल एम्पायर हम खिलजी डायनेस्टी को कह सकते हैं मिडिवल इंडिया के दौरान। सो दैट वाज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी। आई होप you liked the lecture. Thank you for bearing with me and supporting me. Thank you very much.